क्या इंसान वाकई ही अपनी सोच से अपनी जिंदगी बदल सकता है? और अगर इंसान का ज़हन इतना ताकतवर है तो फिर दुआ की क्या हैसियत है? 3 बातों के बारे में ये मिथ है। एक रूहानियत के बारे में, एक रिश्ते आसमानों पे बनते हैं और एक रिस्क अल्लाह ने देना, आप जो मर्जी कर लो। तो मैं इस चीज को एग्री नहीं करता। नफ्स, रूह और जिस्म, ये 3 चीजें इंसान के अंदर। साइंटिफिक प्रूफ दैट थॉट्स मैटर। आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा। यही अल्लाह पाक ने फरमाया, मुझे जैसा गुमान करोगे वैसा ही पाओगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द ट्रूथ इंटरनेशनल। मैं हूँ राबिया अली। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, माइंड पावर साइंसेस। माइंड पावर साइंसेस की बात करते हुए ये टॉपिक कुछ लोगों के लिए तो उनकी ज़िंदगी बदल देने वाला होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए एक महज वहम के तौर पर काम करेगा। क्या इंसान वाकई ही अपनी सोच से अपनी ज़िंदगी बदल सकता है? और अगर इंसान का ज़हन इतना ताकतवर है या उसका लाशऊर इतना ताकतवर है तो फिर दुआ की क्या हैसियत है, तकदीर की क्या हैसियत है? क्या लाशऊर से आप अपनी जिस्मानी सेहत को बेहतर कर सकते हैं, अपनी हीलिंग से बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं? और एनर्जी क्या है? इन सब पर मेरे साथ बात करने के लिए आज जो मेहमान मौजूद हैं वो अपने आप को माइंड पावर साइंटिस्ट कहते हैं और साथ साथ वो एक सूफी भी हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड होगी क्योंकि आज हम जानेंगे कि माइंड पावर साइंसेस और सूफीज़म का ताल्लुक क्या है। आज का मकालमा एक अंधी अकीदत या तलकीद नहीं होगा, बल्कि दलील के साथ हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये राज क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, आप अपने आप को माइंड पावर आर्टिस्ट भी कहते हैं और सूफी भी हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगी अपना इंट्रोडक्शन दें, अपना बैकग्राउंड बताएं। सूफी वैसी मेरा स्पिरिचुअल नेम है। जिस तरह राइटर्स का अदबी हलकों में पेन नेम होता है, कलमी नाम होते हैं, इस तरह स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिचुअल नेम्स होते हैं। राइट। स्पिरिचुअल हलकों में वो पहचाने जाते हैं। मेरा सूफी वैसी मेरा स्पिरिचुअल नेम है। वो लोग जो रूहानी दुनिया को जानते हैं, रूहानी दुनिया में जा सकते हैं, ये दिस इज़ माई आईडी, स्पिरिचुअल आईडी। वो इस नाम से मुझे देख सकते हैं, मुझे सर्च कर सकते हैं। ठीक है। मेरा जो अपना जो फील्ड है, मेरी बेसिकली एक स्पिरिचुअलिस्ट हूँ और स्पिरिचुअलिटी का सिलसिला मेरा अराउंड 20 ईयर्स से चल रहा है। प्रॉपर ट्रेनिंग की, फॉर्मल, फिर इसकी जो फॉर्मल सेरेमनीज होती हैं, इसकी जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, फिर आगे हम आगे सिलसिला सिखाने का शुरू करते हैं और तालीम को आगे फैलाते हैं। स्पिरिचुअलिटी मेरी बेसिक फील्ड है। लेटर ऑन स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ मैंने स्टडी किया माइंड साइंसेस को। तो मुझे पता चला कि माइंड साइंसेस में जो फिलॉसफीज़ हैं, जो टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सिमिलर हैं विद दैट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ओके। द प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, ओके। नॉट द फिलोसफिकल स्पिरिचुअलिटी। उन दोनों को मैंने एवेल्युएट किया, स्टडी किया, एक्सप्लोर किया, तो पता चला कि वो चीज़ें सेम हैं। थोड़े थोड़े नामों का डिफरेंस है, टर्म्स डिफरेंट हैं और थोड़ा थोड़ा उनका कॉन्सेप्ट स्लाइटली डिफरेंट है। फिर लेटर ऑन मैंने फॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ी और साइकोलॉजी का बड़ा गहरा ताल्लुक है जब हम ह्यूमन डीलिंग करते हैं, चाहे हम एज स्पिरिचुअलिस्ट ह्यूमन डीलिंग करें या चाहे एज हम कंसल्टेंट माइंड पावर आर्टिस्ट डीलिंग करें, तो हमें साइकोलॉजी का आइडिया होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये तज्जिया है कि ये तीनों फील्ड्स आपस में बहुत गहरी कनेक्टेड है, स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी और माइंड साइंसेस। राइट। इन तीनों को मैंने कंबाइन किया, इन तीनों की एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बनाई और उसके बाद वही अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं, वही सिखाते हैं, उसके मुताबिक हम एजुकेशन देते हैं और सर्विसेज देते हैं। एक काम जो हमने डिफरेंट किया, माइंड साइंसेस जो दुनिया में ऑलरेडी चल रही हैं, अनफॉर्चुनेटली रिसर्च बहुत कम हुई है। वेस्ट से हमारे पास माइंड साइंसेस के उलूम आए हैं, ठीक है, और ज़्यादातर वो कॉपी पेस्ट चल रहे हैं। वेस्ट से इंडिया जाते हैं, इंडिया से हमारे पास आते हैं। एक तिकोन है जो चल रही होती है। इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं की गई, एवेल्युएशन नहीं की गई। वो लोग जो माइंड साइंस से सीखने के लिए ऑनलाइन मेंटर्स ढूंढते थे, उनको या तो क्रिश्चियंस मिलते थे या उनको हिंदू मिलते थे, जोगी मिलते थे। कोई उनको अपने कल्चर, रिलीजन, प्रैक्टिसेस के मुताबिक सिखाने वाला नहीं मिलता। तो ये वाला गैप जो है ना, ये हमने कवर किया है। अपनी फील्ड मेरी प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी है, जो इसको मेडिटेशन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं, और माइंड साइंसेस को कंबाइन किया, साइकोलॉजी को कंबाइन किया। अब हम अपने कल्चर, अपने रिलीजन, अपनी लैंग्वेज में ये सारी तालीम सिखा रहे हैं लोगों को। और माइंड साइंसेस की, ट्रेडिशनल माइंड साइंसेस की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कंडेम करते हैं, वो दुरुस्त नहीं है, बस वो मिथ्स के तौर पर चली जा रही है। कुछ नॉन बेनिफिशियल हैं, हमने उनको माइनस किया। जैसे कि जैसा कि एक सिल्वा कोर्स करवाया जाता है, माइंड कंट्रोल कोर्स। हुज़े सिल्वा ने इसका नाम रखकर डिस्कवर किया था। उसमें वो सिखाते हैं लोगों को एनर्जीज को सेंस करना। ठीक है। इस टेबल की एनर्जी को सेंस करें, प्लांट की एनर्जी को सेंस करें, स्टोन्स की एनर्जी को, एनिमल्स की एनर्जी को सेंस करें। हर चीज़ की एनर्जी को सेंस करना सिखाते हैं और फिर आगे उसको क्या करना है उसका। और आगे क्या करना होता है?
फॉर एग्जांपल किसी को हीलिंग की ज़रूरत ओके है, राइट, हीलिंग के लिए और उसके ठीक है, लिए हीलिंग की ज़रूरत है, किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो एनर्जी के थ्रू, एनर्जी ओके सेंस राइट, करके कर। ओके अब वो जितने लोग मेरे साथ, बहुत से लोग कनेक्टेड हैं जिन्होंने वेस्ट से माइंड साइंस से सीखी है। एनर्जी से कनेक्ट करना तो वो सिखा देते हैं, वो ये नहीं सिखाते कि एनर्जी को अपने आइडेंटिफाई कैसे करना है, इट इज़ पॉजिटिव, इट इज़ नेगेटिव, इट इज़ बेनिफिशियल, नॉन बेनिफिशियल। हमने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की वजह से, सूफी प्रैक्टिसेस की वजह से हमने माइंड साइंसेस में बहुत सी नई टेक्निक्स इंट्रोड्यूस कराई हैं, बहुत से उलूम इंट्रोड्यूस कराए हैं, बहुत से आसान स्टेप्स इंट्रोड्यूस कराए हैं। स्पिरिचुअलिटी को हमने माइंड साइंसेस के थ्रू सीखना आसान बना दिया और माइंड साइंसेस को हमने स्पिरिचुअलिटी की मदद से उसकी रीच ज़्यादा कर दी। राइट, तो ये 2 क्रेडिट जो है ये मैं लेता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा करते हैं। स्पिरिचुअलिटी पे पहले आते हैं, क्योंकि आपने उससे जिक्र किया, आपने कहा कि 20 साल लगे आपको स्पिरिचुअलिटी सीखने में और आपने प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी सीखी। थोड़ा सा बताएं कि स्पिरिचुअलिटी कहाँ से सीखी जाती है, क्योंकि यूजुअली यही सुना गया है कि जो स्पिरिचुअलिटी है इट्स अ गिवन गिफ्ट, यू कैन नॉट लर्न इट। ये जो अल्लाह ताला के चोज़न लोग होते हैं उनकी होती है, या फिर हर मज़हब में आगे डिफरेंट है, लेकिन इस्लाम के हिसाब से हम बात करें तो वो ये है। आपने 20 साल लगाए और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी आप किसे कहते हैं? स्पिरिचुअलिटी आज तक मैंने प्रैक्टिकल नॉन प्रैक्टिकल नहीं सुनी, तो ये आप थोड़ा डिफाइन करें। अच्छा, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं कि ये एक मिथ है, मेरे नज़दीक ये एक मिथ है, एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि स्पिरिचुअलिटी गिवन होती है। वो स्पेशल ऑलरेडी गिफ्टेड प्लान लोग होते हैं Yes. जो स्पिरिचुअलिटी पे रास्ते पे आते हैं। दिस इज़ अ मिथ। 3 बातों के बारे में ये मिथ है। एक रूहानियत के बारे में कि जी वो पहले से चोजन वंस होते हैं, एक रिश्ते आसमानों पे बनते हैं, और एक रिस्क अल्लाह ने देने, आप जो मर्जी कर लो। आर यू श्योर? आप ऑन स्क्रीन कह रहे हैं ये बात? मिथ्स हैं। हाँ, मेरा ये मानना है कि जी रिश्ते आसमानों पे बनते हैं। तो इस वक्त मैं और आप जो बात कर रहे हैं, जो मैं अल्फाज बयान कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, ये क्यों नहीं लिखे हुए आसमानों पे, सिर्फ रिश्ते आसमानों पे क्यों लिखे हुए? या तो हम बड़े पर्सपेक्टिव, मार्फत के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक एक छोटा छोटा जर्रा, एक एक चीज़, एक एक जेस्चर, एक एक इमोशन, हर चीज़ लिखी हुई है। राइट, ठीक है। या फिर अब ये भी ना कहें कि जी हर ये 3 चीज़ें आसमानों पर लिखी हैं। तो मैं इस चीज़ को वो करता हूँ, एग्री नहीं करता। हम अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार किया है, इख्तियार दिया है कि इंसान इस दुनिया में अपनी अकल से क्या करेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या करेगा। अल्लाह ताला ने फिर अपने इल्म से, अपने कामिल इल्म से ये जान लिया कि इंसान क्या करेगा, और उसको एक जगह लोहे महफूज पे लिख दिया, राइट, ना कि लिख के रिपोर्ट बना के पैदा किया। तो हर इंसान स्पिरिचुअलिटी सीख सकता है। रिश्ते हमने खुद बनाने हैं। कोई प्रपोजल आया है किसी के घर, किसी के पास अपॉर्चुनिटी आई है, तो आपने ये नहीं समझना कि आसमानों पे लिखा हुआ है, आपने उसको एवेल्युएट करना है और खुद फैसला करना है कि ये ठीक है। राइट। तो पहली बात तो ये कि और रिस्क? सेम फॉर द रिस्क को आपने हासिल करना है। अल्लाह ताला बेहतरीन रिस्क देने वाला है। ये आयत ठीक। मुबारक है कुरान पाक की। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला सबको इक्वल बेहिसाब बगैर मेहनत के रिस्क देगा। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने रिस्क का जो सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है वो बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। यू हैव टू वर्क फॉर इट। हमने उसके असबाब, उसके प्रोटोकॉल्स को समझना है और हमने अच्छा रिस्क हासिल करना है। राइट, इसकी ये फिलॉसफी। ठीक है। 20 साल आपने स्पिरिचुअलिटी सीखी। आई वुड लाइक टू नो, और मेरा ख्याल है देखने वाले भी जानना चाहेंगे कि स्पिरिचुअलिटी कहाँ से सीखी। क्या कोई इदारा है, किसी बुजुर्ग के पास बैठे आपने कोई दरगाह पकड़ ली और वो ना छोड़ी, जैसे कि यूजुअली ड्रामों में देखा जाता है, कहानियों में पढ़ा जाता है? क्या बेहतरीन तरीकाकार है और आपका क्या बेहतरीन तरीकाकार था? अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि जी हमने स्पिरिचुअलिटी सीखनी है, हम स्पिरिचुअलिटी सिखाने वाला इंसान कहाँ से ढूंढें? यस। और वो लोग कहते हैं कि जी हमें तो कोई नज़र नहीं आता। बात है ये कि मेहनत करनी पड़ती है इस रास्ते पे। छोटी सी मिसाल देता हूँ मैं कि खुदा ना खास्ता किसी के घर में कोई शख्स बीमार हो जाए, कोई सीरियस बीमारी हो जाए, तो इंसान इतना होमवर्क करता है कि पूरे शहर के कौन कौन से डॉक्टर हैं इस फील्ड के, कितनी एक्सपर्टी है, कितने उन्होंने ऑपरेशन किए हैं, सक्सेस रेट क्या है, पूरे अपनी कंट्री के डॉक्टर्स का पता होता है उनको, किस मेडिकल स्टोर पे 1 नंबर दवाई आती है, किस पे 2 नंबर दवाई आती है। सब कुछ इंसान होमवर्क कर लेता है, यस। मेहनत करता है। इस फील्ड में लोग मेहनत नहीं करते। 1-2 ज़ाहिरी और नॉन परफेक्ट लोगों को देख के बस जनरलाइज कर लेते हैं कि जी इस फील्ड में तो लोग हैं ही नहीं। जो ढूंढने वाले होते हैं उनको तलब होती है, जो प्रॉपर अदब से और इस्तेकामत से ढूंढते हैं वो पहुंच जाते हैं, वो मिल जाती है उनको। बहुत लोग हैं इस दुनिया में इस वक्त स्पिरिचुअलिटी सिखाने वाले, बहुत अल्लाह वाले, बहुत सूफ़ी इस वक्त भी मौजूद हैं। बस तलब होनी चाहिए और जो जस्तजू का रास्ता है वो अख्तियार करना चाहिए। मेरी इस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? स्पिरिचुअलिटी बचपन से ही शौक था। किताबें पढ़ी, बुजुर्गों के किस्से सुने, घर के
जो हमारा रुझान था वो भी स्पिरिचुअलिटी की साइड पे इंक्लाइंड था। हाउएवर मैं कभी कन्विंस नहीं था कि कहाँ जाना है। इस्लामाबाद पिंडी में मेरी परवरिश हुई है। इस्लामाबाद पिंडी में बड़ी बड़ी गद्दियाँ हैं, बड़े बड़े नाम हैं बुजुर्गों के। यस। लेकिन बुजुर्गों को नहीं पता कि कितने लोगों को उन्होंने बैत किया है, ना बैत होने वालों को पता है कि मैंने क्या करना है, कैसे सीखना है, कब जाना है, क्या तरीकाकार होगा सीखने हाँ। का। ठीक है, तो मेरा इस तरफ कभी रुझान नहीं बना। फिर मेरे एक दोस्त थे, उनके ज़रिए रब्ता हुआ, उन्होंने जिक्र किया कि एक साहब हैं जो MBA गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जॉब करते हैं, स्कूल पढ़ाते हैं, ट्यूशन्स पढ़ाते हैं और स्पिरिचुअलिटी, उनका नाम है स्पिरिचुअलिटी सिखाते हैं। तो वो नाम सुना तो कुदरती तौर पर एक अट्रैक्शन पैदा हुई। एक मुर्शिद की तलाश की निशानियाँ जो बताई जाती हैं ना, उसमें एक निशानी ये भी होती है कि जहाँ आपको एक कुदरती तौर पर एक कशिश महसूस हो ना, अट्रैक्शन, तो वो इट इज़ लाइकली कि आपको उसको करना चाहिए, उसको कंसिडर करना चाहिए। तो मेरा इंटरेस्ट बना, उनके पास गया, तो यही बात उन्होंने मुझसे पूछी कि जी मेरे बारे में क्या सुन के आए हैं कि मैंने क्या बड़े बड़े कारनामे किए हैं। तो ये उन्होंने मुझसे फॉर्मल सवाल किया पहली मुलाकात। तो मैंने अपने मुर्शिद से अर्ज़ की कि यही बात कि जी बड़ी बड़ी गद्दियाँ हैं, ना मुर्शिद को पता है ना मुरीद को पता है। आपके पास मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मुझे लगता है आप अप्रोचेबल हैं, आपसे बात की जा सकती है, आपसे सीखा जा सकता है, आपको फीडबैक दी जा सकती है, आपसे कंसल्ट किया जा, सीखने का अमल मुसलसल आपके साथ चल सकता है, अप्रोचेबल है। तो मैं इसलिए उनको ये बात बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने अप्रिशिएट किया। फिर वहाँ से हमारा सिलसिला शुरू हुआ। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी इसको मैं कहता हूँ मराकबा। 90% स्पिरिचुअलिटी मराकबा है। जब मराकबा शुरू होता है, मराकबा उसको कहते हैं जब इंसान का जो नफ्स है वो मराकबे की परवाज़ करके जिस्म से बाहर निकलता है, रूहानी दुनिया की परवाज़ करता है, वो होती है असल स्पिरिचुअलिटी। इंसान का नफ्स या रूह? नफ्स और रूह दोनों डिफरेंट। रूह जिस्म से नहीं निकलती। ओके। ठीक है, नफ्स होता है जो परवाज़ करता है। ओके, राइट। और जो असल स्पिरिचुअलिटी है वो ये है, दुनिया में या हम अपने माशरे की बात कर लें, जितने लोग स्पिरिचुअल हल्के के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं, उनमें से 90% लोग, 90% पीर हजरात, मुर्शिद हजरात नहीं जानते कि मराकबा क्या है। राइट। जब आपका मराकबा शुरू होता है, वो असल स्पिरिचुअलिटी होती है जब आप आउट ऑफ बॉडी इस स्पिरिचुअल डायमेंशन में जाते हैं, जिसको माइंड साइंसेज में 4D कहा जाता है। ओके, राइट। फिर ये वही सिमिलैरिटीज़ वाली बात आ गई कि माइंड साइंसेज और स्पिरिचुअलिटी की सिमिलैरिटीज़ आ जाती है। तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी मैंने सीखी, माइंड साइंसेज को कोरिलेट किया और फिर वहाँ से जो है अब उसकी हम आगे सिखा रहे हैं। माइंड साइंसेज आपने कहाँ से सीखी? मैं बताता हूँ, एक पीछे रह जी। जो आपने 20 साल की बात की, 20 साल तो एक अब शुरू से लेकर अब तक का सफ़र है। स्टार्टिंग मैंने की थी तो बहुत जल्दी मैंने फॉर्मल बड़े अच्छे तरीके से, जैसे प्रॉपर स्पिरिचुअलिटी सीखी जाती है, फॉर्मल वक्त देकर इमाम के साथ सीखी मैंने। विदिन 2 years जो है मेरी अल्लाह के फजल से स्पिरिचुअल अपॉइंटमेंट हो गई थी और उसके बाद से आई वाज ऑथराइज्ड टू गिव सर्विसेज, और जिसको हम बैत करना, तालीम करना कहते हैं, खिदमत खल्क करना कहते हैं। 20 साल तो उस वक्त से लेकर अब तक हो चुके हुए हैं। राइट। अल्लाह वालों का मानना है कि जो रूहानियत जो है ना, एक मुसलसल सफ़र का नाम, मंजिल सिर्फ एक ही बशर को मिली है और वो हैं अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी सब मुसाफिर हैं और मुसाफिर ही रहेंगे, और इस सफ़र के चलते रहने का ही नाम जो है वो रूहानियत। राइट, खूबसूरत बात की आपने। अब मैं चाहूँगी कि माइंड पावर आपने कहाँ से सीखी? माइंड साइंसेस एक बहुत दिलचस्प सवाल है। मैंने पहले भी एक जगह जिक्र किया था, मैंने कहीं से नहीं सीखी। ओके। मैंने इनको पढ़ा, किताबें पढ़ी, और अब तो यूट्यूब आ गया, मैंने ज़्यादातर किताबें पढ़ी और वहाँ से इल्म दिया कि क्या क्या इस दुनिया में अवेलेबल है, उनको कोरिलेट करता चला गया स्पिरिचुअलिटी के साथ। अब जब स्पिरिचुअलिटी, जब हम मराकबा की बात करते हैं ना, मराकबा इज़ लाइक कि आपका एक जैसे कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन आ रही है, ऑटोमेटिक सजेशंस आ रही हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है आपका। यस। मराकबा भी इसी तरह होता है। जो शख्स साहिब मराकबा होता है ना, इट इज़ लाइक कि मराकबा थ्रू डिवाइन स्पिरिचुअल इल्म आपके अंदर उतारा जा रहा होता है। राइट। अब मराकबा करने का एक बड़ा ख़ास फ़ायदा होता है जो कि मुझे हुआ कि मैंने किसी जगह अगर पढ़ा ना कि टेलीपैथी एक इल्म है, ऐसे सोच डाली जाती है, पैगाम जाता है, माइंड रीड किया। अब मैंने किताब में पढ़ लिया किसी जगह, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मेरी पहले से हैं, मेडिटेटर हूँ मैं, साहिब मराकबा हूँ। जैसे ही मैंने इस चीज़ को पढ़ लिया कि इल्म है, वो इल्म मेरे अंदर सलाहियत उतार दी। ठीक है, आपने प्रैक्टिस किया और वो आपने कर लिया। स्पिरिचुअलिटी में ऐसी बहुत सी सलाहियतें आपके अंदर उतार दी जाती है, चाहे आपको उनका नाम कई सालों बाद पता चले कि दुनिया में इसको ये नाम है। ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ से सीखी। माइंड से माइंड साइंसेज है, माइंड से स्पिरिचुअलिटी है। माइंड जिसको हम उर्दू में नफ्स कहेंगे, माइंड इज द टूल
फॉर माइंड साइंसेस एज वेल एज स्पिरिचुअलिटी। माइंड के हम एक्सपर्ट थे पहले स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है। उसी माइंड से माइंड साइंसेस हैं, तो स्पिरिचुअलिटी ने सब कुछ सिखा दिया। एंड वेयर डू हार्ट स्टैंड्स देन? हार्ट तो एक ब्लड पंप करने का एक ऑर्गन है। बस उसका यही काम है बॉडी में, क्योंकि रूहानियत को, हर चीज़ को दिल के साथ जो है जोड़ा जाता है। अल्लाह की मोहब्बत को दिल में उतारा गया, इस तरह की बातें हम सुनते हैं। आपने दिल को सिर्फ पंप करने की मशीन बता दिया। जी, नफ्स है वो जो असल स्पिरिचुअलिटी है ना। नफ्स और रूह का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ इस्लामिक हलकों में भी गलत है, लोग नहीं जानते। ओके। इसकी मिसाल आपको देता हूँ समझाने के लिए। नफ्स, रूह और जिस्म, ये 3 चीज़ें इंसान के अंदर, ऐसे इंसान बना है। ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे जैसे गाड़ी है, गाड़ी के अंदर फ्यूल है और एक ड्राइवर गाड़ी में बैठे। गाड़ी की बॉडी है जो वो जिस्म, गाड़ी के अंदर जो फ्यूल है वो रूह है। उसका काम Okay. सिर्फ गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन प्रोवाइड करना है और कोई काम नहीं है। ठीक है। जो ड्राइवर है ना वो नफ्स है। नफ्स में इतनी ताकत होनी चाहिए जैसा कि गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी से निकल के ऐसी जगह भी जा सकता है जहाँ गाड़ी नहीं जा सकती। एग्जैक्टली। इसी तरह नफ्स में इतनी पावर होनी चाहिए कि वो जहाँ पे जिस्म नहीं जा सकता वहाँ से वो जिस्म से निकले, परवाज करे, उस जगह पे जाए। ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन है। हमारे यहाँ इसकी क्लैरिटी इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ जो अरेबिक है ना बहुत वसी ज़ुबान है। ठीक है। नफ्स भी अरेबिक का लफ्ज़ है कुरान पाक का, और रूह भी। राइट। दोनों का तर्जुमा हमारे यहाँ किया जाता है रूह। ठीक है। तो इसलिए हम नफ्स से वाकिफ़ ही नहीं। हम समझते हैं नफ्स एक फिलोसफिकल चीज़ है कि नफ्सानी ख्वाहिशात। हम नफ्स से इस जिस्म के अंदर हम रहते हैं। ओके। ठीक है। तो ये नफ्स है जिसने परवाज़ करनी है और जिसने सारी स्पिरिचुअलिटी को वो हासिल करना है। रूह के बारे में कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि रूह का इल्म आपको कलील इल्म दिया गया, मना कर दिया कि रूह के बारे में जुस्तजू से डिस्कस ही ना करें। और रूह के बारे में हमारी इतनी डिस्कशन होती है, किताबें लिखी जाती है, मेरे खिलाफ, मेरे नज़दीक ये बेअदबी है, गलत ठीक है। अप्रोच है। नफ्स जिसका जिक्र कुरान पाक में 50 से ज़ायद मकामात पर आया है, उस पर हमारी कोई जुस्तजू नहीं है। यानी कि मिसाल देता हूँ कि आयत है कि और तुम्हारे नफ्स में निशानियाँ हैं, क्या तुम नहीं जानते? वो फलाह पा गया जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया। नफ्स का तज़किया करने का मतलब सिर्फ नफ्स को पाक करना नहीं है, उसके ऊपर रिसर्च, उसकी डेवलपमेंट, उसकी परवरिश करना, ट्रेनिंग ऑफ माइंड है। राइट। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बिल्कुल एक शेर फरमाया था जो बिल्कुल दुरुस्त था। अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। अब ये मन नफ्स है। इसी नफ्स को अगर आप कंकर कर लें तो आप अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। दुनिया जिसको अल्लामा इकबाल ने फरमाया, अपना मन नहीं बनता तो मेरा नहीं बनता तो अपना मन। यानी इसी नफ्स की सलाहियतों से दुनिया बेहतर की जा सकती है, दुनिया फतह की जा सकती है, और इसी से अल्लाह की मार्फत तक भी पहुंचा जा सकता है। राइट। आते हैं माइंड पावर पे। माइंड पावर में आपके नज़दीक कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और फिर हम उन सबको डिस्कस करेंगे। जनरलाइज से कवर कर लेते हैं। यस। कि इसमें मेडिटेशन आ जाती है, हीलिंग आ जाती है, और एनर्जी की बात आ जाती है, रिमोट व्यूइंग आ जाती है, थर्ड आई ओपनिंग, सेंसिंग आ जाती है, माइंड कंट्रोल एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है, मैनिफेस्टेशन आ जाती है, राइट। और इस तरह की और मुख्तलिफ उलूम में मिलते जुलते। ठीक है। इसमें से सबसे अहम चीज़ क्या है जिस पे आप बात करना चाहेंगे? मैं जिस चीज़ को सबसे अहम करार देता हूँ ना, वो है हमारी ऑरा एनर्जी। यानी हमारे वजूद की जो फ्रीक्वेंसी है जो हमारा ऑरा बनाती है, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ऑल्दो आप किसे कहते हैं ऑरा एनर्जी? व्हाट इज ऑरा एनर्जी? हमारे हर इंसान के वजूद की एक एनर्जी रेडिएशन है, एनर्जी पैटर्न है, एक फ्रीक्वेंसी है। हमारे वजूद की जो एनर्जी है ना, इसको हम ऑरा कहते हैं। राइट। किसी की स्ट्रांग होती है, किसी की वीक। ऑरा एनर्जी स्ट्रांग होगी, ज़िंदगी बहुत आसान होगी, लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, कामों में आसानी होगी, लोग इज्जत देंगे, किस्मत खुलेगी, नसीब खुलेगा। किसी की ऑरा एनर्जी वीक है, ब्लॉक है, तो उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ सकती हैं और उसको डिफ़िकल्टीज़ का सामना ह्यूमन डीलिंग से भी आएगा, अपने कामों में भी आएगा। तो ये जो ऑरा एनर्जी है ना, ये सबसे काम की चीज़ है। ऑल्दो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये सिर्फ मैं करता हूँ। ठीक है। दुनिया वेस्टर्न माइंड साइंस सिखाती है कि जी आप अपना माइंड कंट्रोल सीख लें तो मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, आप हीलिंग कर सकते हैं, आप टेलीपैथी, माइंड रीडिंग कर सकते हैं। मेरा ये मानना है, मैं सबसे ज़्यादा जोर ऑरा एनर्जी पे देता हूँ। राइट। जिसकी ऑरा एनर्जी जितनी स्ट्रांग है ना, जितनी एक्टिवेटेड है ना, उतनी ही उसकी मैनिफेस्टेशन अच्छी होगी, उतनी ही उसकी टेलीपैथी अच्छी होगी, उतनी ही उसकी हीलिंग अच्छी होगी, और उसकी लाइफ का हर एस्पेक्ट उतना ही बूस्टेड होगा। राइट। ऑरा एनर्जी क्या हर इंसान सेम लेके पैदा होता है और बाद में आके वो डैमेज हो जाती है, या पैदाइश के वक्त ऑरा एनर्जी नहीं होती, या डिफरेंट ऑरा एनर्जीज पैदाइश के वक्त होती हैं? किस तरह एक जनरली मैं जानना चाह रही हूँ कि एक शख्स की ऑरा एनर्जी किस तरह बनती है? हमारी ऑरा एनर्जी बनेगी सबसे पहले हमारी थॉट पैटर्न से, हमारे बिलीफ से, हमारे फेथ से। फिर चीज़ें आ जाती हैं कि हमारी सोच कितनी स्ट्रांग है, मेंटली कितने स्ट्रांग है। अगर कोई शख्स डबल माइंडेड रहता है, कन्फ्यूजन का शिकार रहता है, उसकी ऑरा एनर्जी बहुत डिस्टर्ब होगी।
ओवर थिंकिंग करने वालों की और एनर्जी बहुत डिस्टर्ब होती है। एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबियाज ये एनर्जी को जीरो कर देते हैं। दूसरी राइट। तरफ पॉजिटिव सोच, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ एस्टीम हाई, हाई कॉन्फिडेंस, और वो लोग जो अपने आप को रिजर्टिव रखते हैं, डिलीवर करते हैं, उनकी और एनर्जी अच्छी होती है जनरली। वो लोग जो टीचर्स होते हैं, वो लोग जो जिनका ताल्लुक मीडिया से होता है, एंकर्स होते हैं, जिन्होंने गुफ्तगू करनी होती है, लेक्चर देने होते हैं, डिलीवर करना होता है, उनकी और एनर्जी थोड़ी सी कुदरती तौर पर बेहतर होती है बिकॉज ऑफ देयर प्रैक्टिसेस। जब हम किसी से बात करते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मेरी सिर्फ आवाज़ आप तक नहीं पहुँची, मेरी एनर्जी भी आपके अंदर डिलीवर हो रही है। तो वो लोग जो गुफ्तगू करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, टीचर्स होते हैं, उनको थोड़ा सा एडवांटेज होता है कि प्रैक्टिसेस की वजह से उनकी एनर्जी अच्छी हो जाती है। और कोई भी इंसान अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकता है? और एनर्जी की एक्सरसाइजेस होती हैं जो हम गाइड करते हैं। इट्स अ सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन कि आप अपने अंदर से एनर्जी को निकालते हैं और एनर्जी आपकी किसी भी हद तक स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आपने कहा कि एनर्जी को आप अपने अंदर से निकालते हैं। क्या ये एक मिथ हो सकती है कि एवरीथिंग इज इमेजिनेशन? आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप कुछ भी इमेजिन करें और वो आपकी रियलिटी बन जाती है? 100% ऐसे ही है। इल्म नफ्सियात में एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है लैब में, जो कि पढ़ाया जाता है, लैब में एक्सपेरिमेंट किया जाता है और पेशेंट्स के ऊपर इसको एक्सपेरिमेंट किया है, इसको ट्रायल किया जाता है, यानी कि डिलीवर किया जाता है। ओके, और वो क्या? इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। एक ब्लैंक कैप्सूल होता है जिसके अंदर कोई मेडिसिन नहीं होती, पेशेंट को दी जाती है कि ये आपका पेन किलर है, मरीज वो खाता है, उसका पेन ठीक हो जाता है। दिस इज अ साइंटिफिक प्रूफ दैट थॉट्स मैटर। इतनी सी फिलॉसफी है। जब ये किसी का पेन ठीक हो सकता है तो आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा। यही अल्लाह पाक ने फरमाया है, मुझे जैसा गुमान करोगे वैसा ही पाओगे। इसको साइंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है, मैनिफेस्टेशन कहती है। वाह, यू रियली एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल। एक चीज़ और, लाशऊर का बहुत जिक्र करते हैं आपकी वीडियोस मैंने देखी, सबकॉन्शियस की बात करते हैं। किस तरह डिफाइन करेंगे कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों में से किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देनी चाहिए? कौन ज़्यादा पावरफुल है? किस पर काम करना चाहिए और कैसे काम करना चाहिए? लेकिन काम तो दोनों पे करना चाहिए, पर्सनैलिटी अपनी इंप्रूव करनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे इसका डिफरेंस समझाता हूँ। जैसे भी हमने किया बात की बॉडी, माइंड एंड सोल की। माइंड, हम माइंड है, इस बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है। जब हमारा ये माइंड, यानी कि जब हम अपने इस ब्रेन और इस अपनी 5 सेंसेस के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे या इसका अपनी ज़ात का इजहार करेंगे, तो इसको हम कॉन्शियस माइंड कहेंगे। जैसे इस वक्त मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, हम अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट। जब यही माइंड अपनी इस जिस्म से या अपनी ज़ाहिरी सेंसेस से डिसोसिएट होके कम्युनिकेट करेगा, तो वो उसको हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। जैसा कि ड्रीम्स में होता है, ठीक है, हमारा कॉन्शियस माइंड सो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड परवाज करता है जिस्म से निकल कर। या जब मेडिटेशन में होते हैं हम, या जब अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, आपकी ज़ाहिरी सेंसेस मिनिमाइज होती हैं, वहाँ आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है यूनिवर्सली कनेक्टेड होता है। तो ये हो गया डिफरेंस। ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड 2 काम, बहुत अहम काम करता है। एक ये कि वो एक हमारे फिजिकल बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। हमारी हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए, बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, रेस्पिरेशन रेट हमारा क्या होना चाहिए, एक्सेट्रा। ये उसके अंदर फीड है, वो काम कर रहा है ये। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि जब हम सो जाते हैं तो वो हार्ट बीट डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरा काम सबकॉन्शियस माइंड ये करता है कि वो हमारा प्रोग्रामर है। हमने उसके अंदर जो फीड कर दिया वो हमारी ज़िंदगी को वैसा चलाएगा। मिसाल आपको देता हूँ कि इस वक्त मैं, आप, हम सब, मुझे क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ पसंद नहीं है, किस चीज़ को देखकर सुनकर मुझे खुशी होती है, किसको देखकर मुझे गुस्सा आता है, ये सब मेरे अंदर प्रोग्राम हुआ हुआ है मेरी लाइफ के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस की वजह से। ठीक है, इसको हम साइकोलॉजी में कंडीशनिंग कहते हैं। हम सब एक कंडीशनड लाइफ गुजार रहे हैं, एक प्रोग्राम लाइफ गुजार रहे हैं, जो कि लाइफ की ट्रांजैक्शन से प्रोग्राम होती है। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग से हम इस पूरी कंडीशनिंग को चेंज कर सकते हैं, अपनी या किसी दूसरे की। लाइकिंग को डिसलाइकिंग में बना कन्वर्ट करना, डिसलाइकिंग को लाइकिंग में कन्वर्ट करना, हैबिट चेंज करना, किसी को रोबोट बनाया जा सकता है सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग के थ्रू, जो कि असल सबकॉन्शियस माइंड की कैपेबिलिटी है। और ये सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है, क्या इसे हिप्नोसिस कहा जाता है? जी, इसको हिप्नोसिस भी कहते हैं, इसको हम अफर्मेशंस भी कहते हैं। तो यानी आप इससे किसी को बना सकते हैं और किसी को बिगाड़ भी सकते हैं? नहीं, ये जो इल्म है ना, ये सिर्फ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। अगर हम हिप्नोसिस की बात करें ना, जिसको हम हिप्नोटिज्म कहते हैं, उसके बारे में बहुत सी गलत फहमी है। हिप्नोटिज्म ये नहीं होता कि किसी को भी कहीं भी उसकी मर्जी के बगैर होश से बेगाना कर देना, बेहोश कर देना। ये हिप्नोटिज्म नहीं होता। हिप्नोटिज्म सिर्फ किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है। हिप्नोटिज्म तब होता है अगर आप हमारे पास आएँ और कहें कि जी मैं अपनी पर्सनैलिटी में ये इंप्रूवमेंट चाहती हूँ, मैं विलिंग हूँ, मुझे हिप्नोटाइज़ करें और मेरे अंदर तब्दीलियाँ करें, तो तब हम आपको हिप्नोटाइज़ करेंगे। कोई विलिंग नहीं है तो वो हिप्नोटाइज़ नहीं हो सकता। तो ये इल्म सिर्फ फ़ायदा ही पहुंचा सकता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
राइट। एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग मैंने आपकी ही शायद किसी वीडियो में सुनी, और वो ये थी कि आप सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी काम दे दें वो आपके लिए कर लेगा। इसको मैं चाहूँगी कि आप एक्सप्लेन करें। ओके, आपने वो मुहावरा सुना होगा कि अल्लाह शक्रखोरे को शक्कर ही देता है। यस। इसका मतलब ये है कि जो तलब इंसान की वो उसके अंदर रच बस जाती है ना, तो वो तलब उसकी वैसे उसको लोग मिलना शुरू हो जाते हैं, लाइक कंपनी उसको मिलना शुरू हो जाती है। जैसी जो इंसान की तलब होती है, मुसलसल रहे और तलब सच्ची हो तो मंजिल मिल जाती है। वो इसलिए कि आप बार बार वही चीज़ सोच रहे होते हैं कि आपको ये चीज़ चाहिए, उस पर फिक्स होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सली कनेक्टेड है, उस आपके सामने चीज़ें लाना शुरू कर देता है। इस काम को हम प्रोग्राम करके भी कर सकते हैं अगर हम इस फिलॉसफी को समझ लें, इस पर बिलीव करें, इसको अप्लाई करें। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जैसा कि मैंने कहा, सबकॉन्शियस माइंड या नफ्स, इसकी रीच बहुत ज़्यादा है। इट इज़ स्पिरिचुअल इन नेचर, स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। अल्लाह ताला ने जो हमारा सॉफ्टवेयर बनाया है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन डाल दी, तमाम कैपेबिलिटीज़ डाल दी हैं उसके अंदर। हम अगर उसको यूज़ करना सीख लें, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से कोई भी काम करा सकते हैं। हमें आपने कोई टॉपिक कवर करना है, आपको कोई ख़ास इल्म चाहिए जो आपको नहीं मिल रहा, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बस टास्क कर दें कि मुझे ये इल्म चाहिए, आपके पास दुनियावी ज़राए से वो इल्म आ जाएगा। कोई शख्स आपके सामने वो बात कर देगा, कोई किताब आपकी नज़र से गुजर जाएगी, कोई आपको फिलॉसफी कहीं से मिल जाएगी। वो ट्रेन योर माइंड, आपको वो मिल जाएगा। और ट्रेन जो है आपने कॉन्शियसली करना होता है। कॉन्शियसली करना है कि मतलब प्लान करके फिर अपने कॉन्शियस माइंड को मिनिमाइज करके जो हिप्नोसिस का तरीका है उसके ज़रिए प्रोग्राम करते हैं। क्या लोग सेल्फ हिप्नोसिस कर सकते हैं? बहुत सारी यूट्यूब पे स्लीप हिप्नोसिस की वीडियोस हैं 8-8 घंटे की, कि पूरी रात आप सुनते रहें, नींद में आपके साथ जो है कुछ मैजिक हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हैं, मैं चाहूँगी वो एक्सप्लेन करें आप। फिलॉसफी एग्जिस्ट, लेकिन वो हिप्नोटिज्म नहीं होता, वो कुछ और होता है। ओके, व्हाट इज दैट? और उसमें ना बहुत कुछ होता है, उसमें बहुत से नेगेटिव होने के चांसेस होते हैं। राइट। कि जो ड्यूरिंग स्लीप प्रोग्रामिंग आपको मिलती है, ऑडियोज मिलती हैं, वीडियोस मिलती हैं, वो ट्रस्टवर्दी नहीं होती, वो नहीं करनी चाहिए। फिलॉसफी एग्जिस्ट, आपने उसको वो नहीं करना। जो हम बात करते हैं हिप्नोसिस की, हिप्नोथेरेपी की, वो ट्रांस की हालत में होती है। ठीक है। इंसान सो जाएगा तो उसका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का सर्कल ब्रेक हो जाएगा और वो हिप्नोटाइज से आउट हो जाएगा, वो नींद में चला जाएगा। तो हम जो सिखाते हैं, जो सेल्फ हिप्नोसिस किसी ने खुद करना है या हम किसी को हिप्नोथेरेपी देते हैं, तो एक ट्रांस की हालत में होती है, इंसान सो नहीं रहा होता। राइट। अगर हमारी कोई हिप्नोथेरेपी की ऑडियो इंसान सुनते सुनते सो जाएगा तो उसे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। दैट इज समथिंग एल्स। ओके। जिसकी जो क्लेम किया जाता है कि सोते में आप ये करें। और साउंड एनर्जीज, क्या उस पर आपका बिलीव है? साउंड की डिफरेंट वेव्स, उनकी एनर्जीज, उनकी हीलिंग, और उसके बाद हम आएंगे एनर्जी हीलिंग के ऊपर। साउंड एनर्जीज, देखिए फिलॉसफी एग्जिस्ट करती है, यस, कि आपको जो साउंड एनर्जीज होती हैं वो आपको एक रिलैक्सेशन स्टेट में भी लेके जाती हैं। ठीक है। आपको साउंड एनर्जीज हील भी कर सकती हैं। एक तो उसमें फ्रीक्वेंसी का अपना किरदार आ जाएगा और एक आपके उसमें बिलीफ का किरदार आ जाएगा। दोनों मैटर करते हैं। दोनों में जहाँ तक फ्रीक्वेंसी की बात है कि फ्रीक्वेंसीज हील करती हैं, मेरा इस पर पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स नहीं है तो मैं इस पर वो कमेंट नहीं कर सकता, बट फिलॉसफी एग्जिस्ट। आपका कहना यह है कि किसी भी बीमारी को एनर्जी हीलिंग के थ्रू हील किया जा सकता है? अगर किसी से हील करवाना है तो एनर्जी हीलिंग के थ्रू, सेल्फ हीलिंग भी की जा सकती है, बट अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करें, ट्रेन करें, तो आप अपनी बीमारी को भी हील कर सकते हैं। और किस तरह करते हैं, क्या तरीकाकार होता है इसका? उसमें जनरल आइडिया क्या है? उसमें ये है कि अगेन जो आपने बात की थी थॉट्स पर, ठीक है, थॉट्स के साथ आपने सुना होगा, मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ होती है फैंटेसी, एक होती है मैनिफेस्टेशन, कि जी जो चाहे सोचे कर ले मिल जाएगा। दोनों में एक छोटा सा बुनियादी फ़र्क होता है। जब इंसान डे ड्रीमिंग कर रहा होता है या फैंटेसीज को सोच रहा होता है ना, तो एक चीज़ उसके अंदर होती है कि इंसान को पता होता है कि ये होना नहीं है। ओके। वो एक नेगेटिव यकीन नहीं होता, वो एक नेगेटिव यकीन के साथ उसको सोच रहा होता है। ठीक है। या यूँ कह लें कि हसरत की कैफियत के साथ इंसान फैंटेसी को सोच रहा होता है। तो नेगेटिव हसरत की फीलिंग, नेगेटिव बिलीफ के साथ कुछ सोचेंगे तो क्या होगा, वो काम आपकी ज़िंदगी में ना होने के इम्कानात और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, वो उतना ही आपसे दूर चला जाए। अगर इसी फैंटेसी की विजुअलाइजेशन और उस चीज़ को आप पॉजिटिव फेथ और पॉजिटिव यकीन के साथ करना शुरू कर दें, तो इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन। इसके ज़रिए कुछ भी जो क्लेम किया जाता है कि हासिल किया जा सकता है, या यूँ कह मैं ये कहता हूँ कि कोई भी चीज़ हासिल करने के इम्कानात को बढ़ाया जा सकता है। और मैनिफेस्टेशन जो है वो कॉन्शियसली की जाती है, अल्फा स्टेट में की जाती है, सब कॉन्शियसली की जाती है, क्या तरीकाकार है? हर कोई मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं। दोनों तरह से होती है, कॉन्शियसली भी होती है, सब कॉन्शियसली भी होती है, लेकिन वो डिफरेंट है। जो आप बात करेंगे वो नहीं है। कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन इसको कहते हैं कि किसी शख्स को पता है कि मैनिफेस्टेशन क्या होती है और उसको प्रैक्टिस कर रहा है।
सबकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन ये होती है कि शायद किसी को इल्म भी ना हो कि मैनिफेस्टेशन कोई इल्म है, लेकिन वो अपने थॉट पैटर्न उसने वैसे रखे हुए होते हैं और सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट उसकी चीज़ें हो रही होती हैं। जो आपने बात की, यस, वो अल्फा स्टेट में होती है। अल्फा स्टेट वो फ्रीक्वेंसी है जब हमारे ना ब्रेन की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी लोअर होती है। इस वक्त मैं आप बात कर रहे हैं हमारे जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी, जो मेडिकल साइंस हमें बताती है, ब्रेन की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इट इज़ 20 हर्ट्ज से अबव होती है, राइट। ठीक है, 14 to 30 हर्ट्ज तक होती है। जब हम थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, नींद के करीब होते हैं, मेडिटेट करने वाली पोजीशन में होते हैं, रिलैक्स होते हैं, हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी 14 हर्ट्ज से नीचे आ जाती है, बिटवीन 7 to 14। इसको हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। इस हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी में ये ताकत है कि इसमें मिरेकल्स हो सकते हैं, इसमें हीलिंग होती है, इसमें इंट्यूशन होती है, इसमें टेलीपैथी होती है। ठीक है। आपने नोट किया होगा, अक्सर लोगों के साथ होता है कि हम अपने ख्यालों में कोई किसी शख्स के बारे में सोच रहे हैं, अचानक उसकी कॉल आ जाती है, मैसेज आ जाता है। ठीक है। वो इसलिए कि हम अपने ख्यालों में खोए हुए होते हैं, हमारी ब्रेन की वो स्टेट अल्फा स्टेट होती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप गुस्से में किसी के बारे में सोच रहे हैं उसकी कॉल आ जाए, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त ब्रेन की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। वो जो अल्फा फ्रीक्वेंसी है ना, उसमें ये सारी पावर्स हैं जहाँ हम अपने माइंड की ताकत को इस्तेमाल करें।